उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूलों आप लोग बिल्कुल बिल्कुल अच्छे होंगे जी, और आप लोग अपना स्टडी 100% देकर कर रहे होंगे जी, और रिवीजन भी कर रहे होंगे। साथ में मेरे स्कूलों आप अपना मेरे स्कूलों टेस्ट भी लगा रहे होंगे जी। मतलब आप मेरे स्कूलों अपना बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए, आप बेहतर मार्क्स लाने के लिए मेरे स्कूलों अपना आप 100% मेरे स्कूलों पढ़ाई पर दे रहे होंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूलों आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 आपका चल रहा था जी, जिसमें मेरे स्कूलों आपका 2 क्लास हो चुका है जी। मेरे स्कूलों ये आपका मेरे स्कूलों तीसरा क्लास है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर आपका 7 का जी। और आज की क्लास में आपको मेरे स्कूलों ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूलों बायोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 7 जी। मेरे स्कूलों हम इस चैप्टर को हम 2 क्लास में ख़त्म कर सकते थे जी, मात्र 2 क्लास, नहीं तो 1 क्लास में भी जी। लेकिन हम 2 क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं बिल्कुल 100% जी। लेकिन हम 3 क्लास किस लिए लिए जी? तो मेरे स्कूलों आपको हम थोड़ा डिटेल में इसको समझाएं, आपको हम मेरे स्कूलों बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश किए। इसके लिए मेरे स्कूलों हम इस चैप्टर को 3 क्लास में ख़त्म कर रहे हैं जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। फिर मेरे स्कूलों इसके बाद जो आपका चैप्टर आने वाला है उसको हम 2 क्लास में समाप्त कर देंगे जी। कितना क्लास में जी? 2 क्लास में आपको समाप्त कर देंगे। हमारा मेरे स्कूलों कोशिश रहेगा कि 2 क्लास में समाप्त हो जाए, नहीं तो 3 क्लास में जी। तो मेरे स्कूलों बायोलॉजी का 8 नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, तो आपका मेरे स्कूलों साइंस का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूलों। फिर मैथ का मेरे स्कूलों हम क्या करेंगे जी? शुरू करेंगे मेरे स्कूलों पढ़ाना जी। हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम क्लास को मेरे स्कूलों आज के शुरू करते हैं जी। तो मेरे स्कूलों आज की हम क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे स्कूलों लेमार्क ने मेरे जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के बारे में जी। फिर मेरे स्कूलों उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वैज्ञानिक का नाम है जिसका जी बाई समान वैज्ञानिक है जी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जी। समझ रहे हैं? मेरे स्कूलों असमजात अंक क्या होता है, मेरे स्कूलों समजात अंक क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे जी। मेरे स्कूलों लिंग मेरे स्कूलों निर्धारण क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे जी। मतलब आज के हम क्लास में मेरे स्कूलों आपको हम कितना चीज़ पढ़ाने वाले हैं जी? तो मेरे स्कूलों 6 चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे जी। 2 ठो वैज्ञानिक के बारे में जी, और हम एक लिंग निर्धारण जी, और एक मेरे स्कूलों असमजात और समजात अंग, और एक मेरे स्कूलों हम रेडियो कार्बन या C14 मेरे स्कूलों सॉरी C14 मेरे स्कूलों पर हम चर्चा करने वाले हैं जी। ठीक है? रेडियो कार्बन मेरे स्कूलों काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं, रेडियो काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे जी मेरे स्कूलों। तो आज के हम क्लास में 6 चीज़ के बारे में आपको पढ़ाएंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो समझिए मेरे स्कूलों सबसे पहले लेमार्क वैज्ञानिक का सिद्धांत जी। लेमार्क वैज्ञानिक का आपको सिद्धांत समझना है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए जी। तो लेमार्क वैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दिया था जी? मेरे स्कूलों लेमार्क जो वैज्ञानिक है ये क्या सिद्धांत दिया था मेरे स्कूलों, इसके बारे में आपको हम समझाएंगे जी। मेरे स्कूलों जानते हैं कि लेमार्क जो वैज्ञानिक थे मेरे स्कूलों एक पुस्तक मेरे स्कूलों लिखा है, जिस पुस्तक का क्या नाम है जी आपको कमेंट में बताना है जी। तो समझिए मेरे स्कूलों, तो जो लेमार्क वैज्ञानिक थे मेरे स्कूलों सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम क्या है जी? तो लेमार्कवाद या मेरे स्कूलों उपार्जित लक्षणों का वंशागति। ठीक है जी? समझ रहे हैं? ये मेरे स्कूलों लेमार्क ने सिद्धांत दिया है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हैं मेरे स्कूलों अब हम लेमार्क के सिद्धांत को जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब जान गए जी कि लेमार्क ने क्या सिद्धांत दिया जी। तो मेरे स्कूलों लेमार्कवाद या उपार्जित मेरे स्कूलों लक्षणों का वंशागति सिद्धांत दिया है जी लेमार्क वैज्ञानिक ने जी। समझिए मेरे स्कूलों फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक लेमार्क, ठीक है मेरे स्कूलों। तो जो लेमार्क ये जो वैज्ञानिक है ये कहाँ का है जी? तो फ्रांसीसी का है जी। कैसा वैज्ञानिक है जी? तो क्या प्राकृतिक मेरे स्कूलों फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक लेमार्क है जी। ठीक है? ने सबसे पहले 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक मेरे स्कूलों फिलोसफी जूलॉजी में प्रकाशित किया था जी। आपको हम पूछे थे ना मेरे स्कूलों कि बताइए जो लेमार्क ना ये एक पुस्तक का मेरे स्कूलों लेखक है जी। ठीक है? ये एक पुस्तक मेरे स्कूलों लिखा है, उस पुस्तक का नाम क्या था जी? तो कहेगा मेरे स्कूलों फिलोसफी, ठीक है जी, और जूलॉजी जी। आगे समझिए जी, इसे लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत कहते हैं। समझिए मेरे सुनो, बिल्कुल जी।
अब मेरे स्कूल समझिए, इसके अनुसार जीवों के जिन अंगों का ज़्यादा या कम उपयोग होता है उन अंगों में अपने आप परिवर्तन होने लगता है और उनके व्यवहार पर वातावरण का सीधा असर पड़ता है। क्या आप समझ गए? नहीं समझे जी? तो आइए हम डिटेल में आपको चर्चा करते हैं जी। तो लेमार्क वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया जी। सिद्धांत का इसका नाम क्या है जी? तो लेमार्कवाद या मेरे स्कूल उपार्जित लक्षणों का वंशागति जी। ठीक है, ये सिद्धांत देने वाले कौन थे जी? तो कहिएगा लेमार्क वैज्ञानिक थे जी। इसने क्या मेरे स्कूल अपने सिद्धांत दिया, कहा कि हम जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं या जिस अंग को हम कम उपयोग करते हैं, हम दोनों अंग में क्या होता है जी मेरे स्कूल अपने आप परिवर्तन होता है जी। मतलब पहले इंसान का पूंछ होता था जी, होता था कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल। लेकिन मेरे स्कूल इंसान पूंछ का कोई उपयोग नहीं करता था जी, तो अपने आप क्या हो गया जी, धीरे धीरे पूंछ समाप्त हो गया जी। समझ गए? पूंछ क्या होगा जी, समाप्त हो गया मेरे स्कूल। आप ये भी अनुभव किए होंगे जी कि हम मान के चलिए आप दायां हाथ को मेरे स्कूल ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो मेरे स्कूल आपका दायां हाथ में ज़्यादा ताकत होगा जी। समझ रहे हैं? अगर आप बायां हाथ को ज़्यादा मेरे स्कूल उपयोग करते हैं, तो बायां हाथ में आपका ज़्यादा ताकत होगा मेरे स्कूल, ज़्यादा ताकत होगा मेरे स्कूल। क्यों होगा मेरे स्कूल? कि मतलब हम जिस अंग को ज़्यादा उपयोग करते हैं उसमें मेरे स्कूल अपने आप क्या होता है मेरे स्कूल, परिवर्तन हो जाता है जी। समझे मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। आप कहिएगा हम आपके बात को बिल्कुल भली भांति हम समझ रहे हैं। समझ रहे हैं जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं। आप समझ गए नहीं मेरे स्कूल? बिल्कुल आप समझ गए हैं जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। पहले इंसान का पूंछ होता था जी, तो क्या हुआ मेरे स्कूल, हम नहीं उपयोग किए, इंसान पूंछ का करता था जी, तो मेरे स्कूल क्या हुआ, अपने आप को क्या हुआ जी, समाप्त हो गया मेरे स्कूल। समझ गए मेरे बात को जी? तो लेमार्क का मेरे स्कूल जो सिद्धांत है उसमें अपना सिद्धांत में कहा है ना कि हम जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, क्या होता है, दोनों अंग में हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको हम समझाएं मेरे स्कूल कि पहले इंसान का पूंछ होता था, इंसान पूंछ का कोई उपयोग नहीं करता था, तो पूंछ क्या हो गया जी, अपने आप समाप्त हो गया। तो जब हम किसी चीज़ का मेरे स्कूल कम उपयोग करते हैं, मतलब यहाँ तक आपको समझना कि हम नहीं उपयोग करते हैं जी, तो क्या हो गया, समाप्त हो गया जी। और मेरे स्कूल आपको हम समझाएं कि जिस हम हाथ को मेरे स्कूल ज़्यादा उपयोग करते हैं उसमें ज़्यादा ताकत होता है। क्यों होता है जी? कि क्यों होता है मेरे स्कूल, क्यों होता है जी? क्योंकि उस अंग में मेरे स्कूल क्या होता है, अपने आप मेरे स्कूल परिवर्तन हो जाता है जी। समझ गए? तो आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल। अब आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट हम वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बाई-समान। क्या नाम है जी? बाई-समान वैज्ञानिक का नाम है जी। इस वैज्ञानिक के बारे में हमें क्या पढ़ना है जी, समझिए। जो लेमार्क साहब थे ना, वो अपना जो सिद्धांत दिए, जो सिद्धांत दिए थे लेमार्क साहब, इसका मेरे स्कूल ने क्या कर दिया, ये मेरे स्कूल गलत मेरे स्कूल साबित कर दिया जी, विरोध किया जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा जी। सिर्फ आप ध्यान से तो सुनिए, क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया मेरे स्कूल, उसको सिद्धांत को क्या कर दिया जी, खंडित मेरे स्कूल क्या कर दिया, खंडन कर दिया, मतलब गलत मेरे स्कूल ये कर दिया जी। समझ गए कि जो लेमार्क जो साहब थे, वो जो मेरे स्कूल जो अपना सिद्धांत दिए थे, उसका सिद्धांत दिए थे जो क्या है, गलत है। और गलत कौन किया था साबित जी? तो कहेगा बाई-समान वैज्ञानिक। अब कहेगा कैसे साबित किया गलत, कि उसने जो लेमार्क साहब ने जब अपना सिद्धांत दिया उसको गलत साबित कर दिया। आप समझाइए। तो आइए समझाते हैं जी। समझिए, लेमार्क के सिद्धांत का खंडन, समझ गए, जर्मन वैज्ञानिक बाई-समान ने चूहे के 21 पीढ़ियों के पूंछ काट कर मेरे स्कूल दिया जी। समझ गए? बिल्कुल जी। तो कहेंगे नहीं हम समझे, तो हम डिटेल में समझाते हैं जी, सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम समझाते भी हैं। समझिए क्या किया मेरे स्कूल, ये क्या जी, चूहा है, ठीक है। इस चूहा मेरे ऐसे समझिए मेरे स्कूल, एक चूहा का जैसे जन्म हुआ उसी समय क्या किया जी, जो 22 मेरे स्कूल समान वैज्ञानिक थे, इसका क्या कहता है, पूंछ काट दिया जी, पूंछ काट दिया जी। तो ये चूहा अपने जीवन में पूंछ को देखा नहीं, तो पूंछ को देखा नहीं और नहीं क्या किया जी, मेरे स्कूल इसके पूंछ नहीं देखा मेरे स्कूल, इसका पूंछ नहीं है, तो पूंछ का उपयोग भी नहीं किया जी अपने जीवन में।
समझ गए। तो मेरे सुनो इसका जो बच्चा जो पैदा हुआ जी, इस चूहा का मेरे सुनो ये जी, इसका मेरे सुनो पूछ था जी, इसका पूछ था मेरे सुनो। जो मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। ये जो चूहा मेरे सुनो जैसे ही पैदा हुआ, इसका मेरे सुनो पूछ काट कौन दिया जी, 22 समान वैज्ञानिक जी। और मेरे सुनो फिर इसका जब बच्चा हुआ इस चूहा का, तो उसमें देखा गया कि पूछ है। तो 22 समान वैज्ञानिक ने कहा कि लेमार्क ने जो अपना सिद्धांत, जो लेमार्क ने सिद्धांत दिया, उसका सिद्धांत क्या है, गलत है। कैसे गलत जी है जी? तो लेमार्क ने अपने सिद्धांत दिया था मेरे सुनो, तो क्या कहा था कि हम जिस अंग का हम उपयोग नहीं करते हैं, वे अंग अपने आप समाप्त हो जाता है। क्या होता है जी, समाप्त हो जाता है। इसी पर ना लेमार्क ने सिद्धांत दिया था जी, तो कहेगा बिल्कुल दिया था जी। और मेरे सुनो ऐसे मेरे सुनो क्या किया जी, मेरे बात को ध्यान समझिए। मेरे सुनो इसी तरह से चूहे के 21 पीढ़ी तक मेरे सुनो पूछ काटता गया है। जब मेरे सुनो चूहा का जन्म हुआ उसी समय पूछ काट दिया जी, फिर इस चूहा का बच्चा का जन्म हुआ फिर पूछ काट दिया जी, फिर इस चूहा का जन्म हुआ फिर मेरे सुनो उसका पूछ काट दिया जी। और इस तरह से मेरे सुनो 21 पीढ़ी तक चूहा का पूछ मेरे सुनो काटता गया जी। ठीक है, मेरे सुनो काटता गया। और मेरे सुनो क्या कर दिया जी, लेमार्क के सिद्धांत को गलत कर दिया जी, क्योंकि लेमार्क ने कहा था कि जिस अंग का हम उपयोग नहीं करते हैं, वे अंग अपने आप समाप्त हो जाता है। समझ गए, वो अपने आप क्या होता है, वो अपने आप क्या हो जाता है जी, तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समाप्त हो रहा है जी, नहीं हो रहा है। ये जब चूहा कभी अपने जीवन में अंग को नहीं पूछ का, जो पूछ इसका अंग है इसको देखा नहीं इसका उपयोग क्या, तो इसका बच्चा जो जन्म होना चाहिए उसमें पूछ नहीं होना चाहिए जी, लेकिन है जी। ठीक है, तो क्या इसका जिस अंग का उपयोग नहीं किया, जिस अंग को देखा नहीं, इसका फिर से मेरे को जब बच्चा जन्म लिया तो उसका मेरे को अंग आ गया जी। तो ये जो लेमार्क जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांत गलत साबित कर दिया कि नहीं जी, तो क्या बिल्कुल गलत कर दिया। समझ में आ गया मेरे बात को जी, बिल्कुल आ गया जी। मेरे को अगर आप देखे होंगे कि अगर कोई लड़का थोड़ा गूंगा है जी, समझिए, या मेरे को ऐसे समझिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोई लड़का है मेरे को जिसका पैर क्या जी खराब है, मतलब ठीक नहीं है जी, समझ गए। तो वो मेरे को जो बच्चा पैदा करेगा, जो संतान पैदा करेगा, उसका संतान का मेरे को पैर खराब नहीं होता है, बिल्कुल नीमन होता है जी। नीमन होता है कि नहीं मेरे को, बिल्कुल जी। तो अंग पर निर्भर नहीं करता है जी, अंडाणु पर, सॉरी मेरे को शुक्राणु पर निर्भर करता है जी। समझ गए, ये हमारे अगर किसी व्यक्ति का अंग खराब है और अगर वो संतान पैदा करेगा, तो उसका संतान का अंग, जिस अंग खराब था उसका संतान का नहीं खराब होगा, बिल्कुल बेहतर होगा उसका संतान। क्यों होगा जी, क्योंकि अंग पर निर्भर नहीं करता है, अंग पर डिपेंड नहीं करता है, शुक्राणु पर डिपेंड करता है जी। सेक्स के दौरान जो मेरे को फीमेल में जो शुक्राणु जाता है उस पर क्या करता है मेरे को निर्भर करता है जी। समझ गए मेरे बात को जी? क्या आप मेरे बात को एक बात को समझ गए जी? बताइए, ये दोनों वैज्ञानिक के बारे में आप समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। एक वैज्ञानिक था जो सिद्धांत दिया, जिसका भी एक वैज्ञानिक ने विरोध किया। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। अब आपको क्या समझाना है जी मेरे सुनो, तो मेरे सुनो हम लिख कर आपको हम नहीं पढ़ाते हैं जी, हम लिख कर लेकर आते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे तरीक़ा से हम समझाएंगे जी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है जी, हमें सिलेबस भी समाप्त करना है मेरे सुनो, तो इसलिए हम मेरे सुनो क्या करते हैं, हम लिख कर लेकर आते हैं और आपको हम बेहतर ढंग से समझाते हैं। अब मेरे सुनो हम आगे बढ़ते हैं जी। अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। अब मेरे सुनो आपको हम पढ़ाएंगे समजात अंग, मेरे सुनो समजात अंग, और मेरे सुनो रेडियो कार्बन काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं जी। ये तीनों मेरे सुनो हम पढ़ाने वाले हैं जी। तो बिल्कुल आप ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाला है जी, आपको सारे समझ में आ जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। मेरे सुनो समजात अंग किसे कहते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे सुनो। तो समजात अंग क्या होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। वैसे दो अंग जिसका बनावट की हो, क्या हो जी, एक जैसा हो, परंतु मेरे सुनो उसका काम क्या हो जी, उसका कार्य क्या हो जी, तो मेरे सुनो अलग अलग हो, समजात अंग कहलाता है जी। जैसे मेरे सुनो मानव का हाथ और
कुत्ता का अग्र मेरे सुनो बाद, समझ गए मेरे सुनो, मानव का हाथ और कुत्ता का अग्रबाद, समझिए। अग्र मतलब आगे और बाद मतलब पैर जी, ठीक है जी। तो मानव का जो हाथ होता है मेरे सुनो, तो क्या करता है अपना मेरे सुनो, जो मानव अपना हाथ से क्या करता है जी, किसी चीज़ को पकड़ता है। और मेरे सुनो जो कुत्ता का मेरे सुनो जो अग्र मेरे सुनो बाद होता है मेरे सुनो जी, मेरे सुनो जिससे क्या करता है जी, वो मेरे सुनो जो कुत्ता का अग्रपाद होता है मेरे सुनो, इसे क्या करता है ये मेरे सुनो, दौड़ता है जी। दौड़ता है कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल जी। अग्र मतलब क्या, आगे, और मेरे सुनो बाद मतलब क्या, पैर, समझ रहे हैं। वो मेरे सुनो अग्रपाद मतलब मेरे सुनो आगे मेरे सुनो वाला पैर, समझ गए, क्या समझ गए, बिल्कुल जी। मतलब इस दोनों का बनावट क्या है जी, एक जैसा, लेकिन इसका कार्य अलग अलग है जी। जो मनुष्य का हाथ है उससे हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, और जो कुत्ता का अग्र बाद है जी, मतलब आए मेरे सुनो कुत्ता का जो आगे वाला पैर है उससे क्या करता है मेरे सुनो, वो दौड़ता है जी। तो दोनों का काम अलग हुआ कि नहीं मेरे सुनो, लेकिन बनावट कैसा है जी, एक जैसा है, समझ गए। क्या आप समझात अंग समझ गए, मतलब मेरे सुनो वैसे अंग जो मेरे सुनो उसका बनावट मेरे सुनो एक जैसा हो, लेकिन काम क्या है जी उसका, दोनों को मेरे सुनो कार्य क्या है जी, तो कहीं का भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, समझ गए, बिल्कुल जी। अब असमजात अंग बिल्कुल मेरे सुनो आपको समझ में आ जाएगा जी। यहाँ पर मेरे सुनो दो ऐसे अंग होगा जिसका बनावट भिन्न भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा जी, लेकिन काम एक जैसा होगा जी। काम क्या होगा मेरे सुनो, कार्य क्या होगा जी, एक जैसा होगा, भले बनावट अलग है जी। जैसे मैं आपको समझाते हैं, एक मेरे सुनो चपाड़ है और एक रामा है जी। अपने मेरे सुनो हम गांव के देहात में आपको समझाते, गांव के मेरे सुनो भाषा में आपको हम समझाते हैं जी। एक चपाड़ है जी, एक रामा है जी। मेरे सुनो दोनों का बनावट अलग अलग है कि नहीं जी, तो क्या बिल्कुल। दोनों का मेरे सुनो जो रचना है अलग अलग है कि नहीं जी, तो कहेगा बिल्कुल। लेकिन दोनों का काम क्या है जी, तो दोनों का काम मेरे सुनो काम है कोड़ना जी। क्या करना जी, जमीन मेरे सुनो से क्या किया जाता है जी, खोदा मेरे सुनो क्या किया जाता है जी, तो जमीन को खोदा जाता है जी। जमीन को मेरे सुनो उसे गड्ढा किया जाता है मेरे सुनो खोद कर जी, ठीक है। उसी तरह से मेरे सुनो यहाँ पर है मेरे सुनो कि यहाँ पर वैसे दो अंग है जिसका बनावट एक जैसा है मेरे सुनो, बनावट क्या अलग अलग है, क्या है अलग अलग जी। जैसे रामा और चपड़ा का बनावट अलग अलग था, लेकिन काम एक जैसा था जी। दोनों से क्या काम था जी, दोनों को कोड़ना काम था जी। दोनों क्या करते, दोनों से क्या कर सकते थे, तो मिट्टी को हम कोड़ सकते थे जी, जमीन को कोड़ सकते थे जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो उसी तरह से मेरे सुनो यहाँ पर दो ऐसे अंग है जो मेरे सुनो उसका बनावट अलग अलग है, मतलब उसका रचना अलग अलग है, लेकिन काम एक जैसा है। जैसे में जी पक्षी और मेरे सुनो तितली का पंख, पक्षी का देखिएगा जो पंख होगा मेरे सुनो, और तितली का जो पंख होगा, दोनों अलग अलग मेरे सुनो क्या होता है जी, दोनों का बनावट अलग होता है जी। लेकिन दोनों का मेरे सुनो कार्य क्या है जी, जो पक्षी है वो अपना पंख से मेरे सुनो क्या करता है, उड़ता है, और तितली भी क्या करता है मेरे सुनो, उड़ता है जी। भले बनावट अलग अलग है, रचना भले अलग अलग है, लेकिन दोनों से क्या करता है जी, मेरे सुनो उड़ता ही है जी, पक्षी हो या तितली हो जी, ठीक है। दोनों का पंख है वो का बनावट की क्या है जी, दोनों का अलग है, लेकिन मेरे सुनो उसका काम क्या है जी, एक है जी। मतलब दोनों का काम क्या है जी, एक है। उससे भी क्या होगा जी, वो अपना पंख से पक्षी उड़ेगा और मेरे सुनो अपना पंख से तितली उड़ेगा जी, समझ गए, बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट है जी रेडियो कार्बन काल निर्धारण निर्धारण से आप क्या समझते हैं, निर्धारण से आप क्या समझते हैं। क्या लिखा हुआ मेरे सुनो, रेडियो कार्बन काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं, ठीक है जी, समझते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, समझते हैं। तो मेरे सुनो आप देखे होंगे कि फीलिंग में किसी व्यक्ति को मारकर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है जी, सॉरी मेरे सुनो अंदर क्या कर दिया जाता है जी, जमीन को खोद कर उसको जमीन के अंदर मेरे सुनो क्या कर दिया जाता है जी, बताइए। तो मेरे सुनो उसको अपने हम भाषा में कहते हैं उसको गड़ देना जी, समझिए।
उसको मिट्टी के अंदर क्या कर देता है मेरे स्कूल, दफन कर देता है जी। समझ गए मेरे स्कूल। उसी को फिर कुछ समय बाद मेरे स्कूल निकाला जाता है और मेरे स्कूल उसको पता किया जाता है कि इसका बॉडी जो इसका मतलब जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को कब मारा गया है जी, इसका जो हड्डी जो कंकाल है कितना पुराना है। ठीक है जी। तो एज पता करने के लिए, ठीक है, एज पता करने के लिए मेरे स्कूल इसका उपयोग किया जाता है जी। किसका जी? तो कार्बन रेडियो का जी, सॉरी रेडियो कार्बन का जी। आप ये देखोगे मेरे स्कूल कि 1000 वर्ष पहले भूकंप आया है तो धरती पर जितना सामान थे वो धरती के अंदर चल गया जी। लेकिन कुछ समय के बाद जब धरती से उस सामान को निकाला गया तो उस सामान को मेरे स्कूल एज पता करने के लिए कि कितना मेरे स्कूल ये वर्ष पुराना, मतलब इसका कितना आयु है, इसको पता करने के लिए कब का बनाया गया है। ठीक है, क्या मेरे स्कूल इसको आयु के पता करने के लिए ये समझ गए जी क्या किया जाता है जी? तो मेरे स्कूल यूज किया जाता है मेरे स्कूल रेडियो कार्बन का मेरे स्कूल। ठीक है जी। रेडियो कार्बन क्या करता है जी? तो काल निर्धारण करता है जी। मतलब इसका मेरे स्कूल कितना समय पहले का ये बना हुआ है कोई मेरे स्कूल क्या जी, मेरे स्कूल सामान जी। ठीक है, मतलब उसका समझिए सिंपल सा एज जी, मतलब पता किया जाता है कि कब बनाया गया है, कब बना है, और इसके मेरे स्कूल बस सिंपल उसको कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ इसके मदद से इसके मेरे स्कूल इसको यूज करके उसको पता किया जाता है ना कि इसका मेरे स्कूल एज क्या है। समझ गए? इसका मेरे स्कूल एज क्या है, मतलब कितने वर्ष पहले ये बना है, उसका मेरे स्कूल एज पता किया जाता है जी इसके द्वारा जी। तो आपको लिखना है सिंपल से मेरे स्कूल कि यह जीवाश्म मतलब मेरे स्कूल जीवों का अंश जी। यह जीवाश्म की आयु ज्ञात मेरे स्कूल ज्ञात लिखना है। ठीक है जी। ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इसी विधि के द्वारा पुरानी से पुरानी वस्तु की आयु ज्ञात किया जा सकता है जी। आपको हम समझाने मेरे स्कूल कि जब वस्तु जमीन के अंदर चल जाता है, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, धरती पर मेरे स्कूल क्या है जी, वस्तु बोलिए, पुरानी से पुरानी वस्तु है या पुराने से हम सामान भी उसको बोल सकते हैं जी। ठीक है, अंदर चल जाता है तो कुछ समय के बाद उसको निकाला जाता है तो उसको मेरे स्कूल उसको आयु ज्ञात किया जाता है जी, कितना मेरे स्कूल ये कब मतलब ये बना है। समझ गए? इसको आयु ज्ञात करने के लिए इसी मशीन का यूज इसी का क्या किया जाता है जी, यूज किया जाता है जी, आयु ज्ञात करने के लिए मेरे स्कूल कितना ये पुराना है। समझिए मेरे बात को जी, समझ गए? पुराना नहीं मेरे स्कूल कब बना है जी। समझ गए? तो सिंपल सा आयु ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है मेरे स्कूल। तो अगर आपसे पूछा जाए मेरे स्कूल रेडियो कार्बन काल निर्धारण से आप क्या समझते हो, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं कि यह जीवाश्म की आयु ज्ञात करने मेरे स्कूल आयु ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक विधि है। आयु ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इसी विधि के द्वारा पुरानी से पुरानी वस्तु का क्या किया जा सकता है जी, तो आयु मेरे स्कूल ज्ञात किया जा सकता है जी, मतलब आयु पता किया जा सकता है जी कि कितना वर्ष इस मेरे स्कूल कितना इसका आयु है जी। ठीक है जी, आयु पता चलेगा कि 10 वर्ष इसका आयु ये क्या है जी, 10 वर्ष आयु क्या है जी, पुराना है। सिंपल समझिए मेरे स्कूल कि इससे क्या किया जाता है जी, कोई वस्तु कितना पुराना उसका आयु पता किया जाता है कि कब वो वस्तु बना है, बस सिंपल सा आयु पता किया जाता है जी। तो क्या आप समझ गए तीनों क्वेश्चन के बारे में जी? बताइए। तो बिल्कुल आप समझ गए जी, समझ गए मेरे स्कूल, इसके बारे में समझ गए ना कि रेडियो कार्बन क्या है। तो काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल से मेरे स्कूल क्या करता है, एज को मेरे स्कूल ज्ञात करते हैं, मेरे स्कूल आयु का एज का ज्ञात मेरे स्कूल इससे किया जा सकता है कि कितना कोई वस्तु कितना ही पुराना हो उसका एज हम ज्ञात कर सकते हैं जी। समझ गए जी? बताइए। तो बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे स्कूल अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं आया होगा, हम उम्मीद करते हैं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब मेरे स्कूल नेक्स्ट आपको समझना है किसके बारे में जी, तो गुणसूत्र के मेरे स्कूल बारे में हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं, जो पॉइंट आप क्या जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको मेरे स्कूल याद रखना होगा जी। समझ गए? उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे स्कूल लिंग निर्धारण जी।
ठीक है, फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो समझिए मेरे स्कूलों, गुणसूत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जी, महत्वपूर्ण है जी। समझिए मेरे स्कूलों, जो मानव होता है उसमें कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं जी, बता दीजिए। तो कहेगा 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर मेरे स्कूलों अथी में पूछा जाए तो कहेगा 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं, लेकिन मेरे स्कूलों आपको पूछा जाए कि कितने गुणसूत्र होते हैं तो कहेगा 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में कितने होते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मानव में। और लेकिन मेरे स्कूलों ऐसे आपसे सवाल पूछा जाए कितने गुणसूत्र होते हैं, जोड़ा में नहीं, तो कहेगा 46 गुणसूत्र होते हैं जी। समझ गए मेरे स्कूलों। मानव में मेरे स्कूलों गुणसूत्र 46 जोड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है जी, तो कहेगा क्रोमोसोम कहा जाता है। आगे समझिए मेरे स्कूलों, नर और मादा दोनों में, अब ऐसे समझिए मेरे स्कूलों, आप ये ना समझिएगा कि नर और मादा दोनों को मिलाकर टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते नहीं जी। मनुष्य कहने का मतलब नर में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मादा में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जी। समझ गए मेरे स्कूलों, दोनों के मिलाकर नहीं होते 23 जोड़े, जो है मेरे स्कूलों जोड़ा गुणसूत्र आपका जी दोनों में होता है जी, मादा में भी और नर में, दोनों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जी, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं जी। अब आपसे क्या पूछ रहे थे जी कि बताइए नर और मादा दोनों में जो 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं जी, बिल्कुल समान होते हैं, एक जैसा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं जी, बताइए। तो कहेगा मेरे स्कूलों ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ऑटोसोम कहते हैं। अगर यही आपसे फिर पूछ दिया जाए सवाल कि नर और मादा दोनों में जो 23वें गुणसूत्र भिन्न होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है जी, तो कहेगा लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। आपका 22 जो जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, जो 44 गुणसूत्र होते हैं, जो नर या मादा दोनों में क्या होता है जी, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो लास्ट में जो आखिरी वाला आपका गुणसूत्र होता है जी, 23वां जोड़ा, वो क्या होता है जी, भिन्न होता है, जिन्हें क्या कहते हैं जी, लिंग क्रोमोसोम कहते हैं जी। समझ गए मेरे स्कूलों, बिल्कुल आप समझ गए जी। अगर आपसे पूछा जाए मेरे स्कूलों कि बताइए लिंग का पूर्ण जोड़ा किस में होता है, तो कहेगा स्त्री में। किस में जी, तो लिंग का पूर्ण जोड़ा स्त्री में होता है जी। समझ गए मेरे स्कूलों। बच्चा का लिंग उनके पिता पर निर्भर करता है, न कि माता पर जी। समझ गए। अगर बच्चा लड़की होगा या लड़का होगा, किस पर निर्भर करता है जी, तो कहेगा पिता पर, माता पर नहीं। आप जानते हैं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम जब मिलता है तो लड़का पैदा होता है, लेकिन मेरे स्कूलों मादा के पास बाई क्रोमोसोम नहीं होता है जी, बाई गुणसूत्र नहीं होता है जी, सिर्फ उसके पास एक्स गुणसूत्र होता है मेरे स्कूलों। वे जब भी मेरे स्कूलों मादा के नर के मेरे स्कूलों गुणसूत्र से मिलेगा मेरे स्कूलों, तो एक्स ही मिलेगा मेरे स्कूलों। जब भी मेरे स्कूलों जो मादा का मेरे स्कूलों गुणसूत्र होगा, वो मेरे स्कूलों एक्स ही आकर मिलेगा मेरे स्कूलों नर के गुणसूत्र से जी। समझ गए, क्योंकि मेरे स्कूलों मादा के पास क्या होता है जी, बाई गुणसूत्र होता ही नहीं जी। ठीक है जी। तो जब भी मेरे स्कूलों डिपेंड किस पर करता है जी, तो डिपेंड करता है ये उसके पिता पर मेरे स्कूलों। ठीक है जी। ये लड़का मेरे स्कूलों क्या है, उसके पिता का दोष है। अगर किसी मेरे स्कूलों महिला को 4 बेटियां हो चुका है, 5 बेटी हो चुका है, तो उसमें किसका दोष है जी, तो कहेगा उसके पति का दोष है। समझ गए, बिल्कुल जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, कोई भी दिक्कत नहीं जी। समझ रहे। गाँव देहात में बोलता है अगर कोई महिला का 4 बेटी हो गया तो कहता है उसको गरियाता है जी। समझिए, क्या कहता है, उसको गरियाता है कि इसमें गलती है। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान होगा तब ना जानेगा कि उसका पेटवे में गलती है, क्योंकि जो महिला होता है, जो मादा होता है, उसके पास एक्स क्या होता है जी, गुणसूत्र होता है। उसके पास बाई गुणसूत्र नहीं होता है, बाई गुणसूत्र तो होता है नर के पास जी। तो नर जब एक्स मेरे स्कूलों नर होता है, जब एक नर का एक्स क्रोमोसोम मेरे स्कूलों गुणसूत्र या क्रोमोसोम मेरे स्कूलों, और जब मादा का मेरे स्कूलों
एक्स मेरे स्कूल गुणसूत्र मिलता है तो लड़का लड़की पैदा होता है। और जब नर का बाई क्रोमोसोम मेरे स्कूल मादा के मेरे स्कूल एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का पैदा होता है जी। तो जब बाई क्रोमोसोम है ये नहीं है, जिसके पास बाई क्रोमोसोम है उसी का ना मेरे स्कूल लड़का पैदा कर सकता है जी। तो कहेगा बिल्कुल नर के मादा के पास है ही नहीं है जी। ठीक है, समझ गए जी। बिल्कुल जी। मेरे स्कूल स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब मादा मेरे स्कूल पुरुष में क्या होता है जी, बाई सुनो एक्स बाई गुणसूत्र पाया जाता है जी। समझ गए। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आप पहले एक्स को क्यों लिखते हैं, बाई को क्यों नहीं लिखते। पहले आप एक्स गुणसूत्र क्यों लिखते हैं, बाई गुणसूत्र क्यों नहीं लिखते हैं। तो आप ABCD में पहले क्या लिखते हैं, तो कहेगा पहले हम लिखते हैं एक्स था लिखते हैं बाई, इसीलिए। समझ गए। आप कभी नहीं बाई पहले लिखिएगा बाद में एक्स, सबसे पहले एक्स लिखिएगा तब मेरे स्कूल आपको बाई लिखना है जी। अब मेरे स्कूल समझिए, यहाँ पर मेरे स्कूल आपको जो समझा रहे हैं समझिए। एक नर है, ठीक है, और मेरे स्कूल क्या है जी, मादा है। बिल्कुल ध्यान समझिए जी। मेरे स्कूल इसके पास 44 गुणसूत्र क्या है जी, समान है। और एक्स मेरे स्कूल क्या है जी, समान है। और क्या है जी, तो इसके पास एक्स और बाई है जी। समझ गए। बिल्कुल जी। और जो मादा है इसके पास भी मेरे स्कूल क्या है, 44 गुणसूत्र समान होते हैं। और इसके पास क्या है जी, एक्स एक्स मेरे स्कूल क्या है जी, क्रोमोसोम है जी, एक्स एक्स गुणसूत्र है जी। तो मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए, बिल्कुल मेरे बात को ध्यान से आप समझिए जी। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से अब आपको समझना होगा जी। अब मेरे स्कूल सिंपल समझिए, अगर नर का मेरे स्कूल नर का एक्स क्रोमोसोम, ठीक है जी। मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। ऐसा समझिए जी, यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा जी। बिल्कुल ध्यान समझिए। मेरे स्कूल नर मेरे स्कूल है, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल इसके पास एक्स बाई मेरे स्कूल गुणसूत्र है। और मादा है तो इसके पास एक्स एक्स क्या है जी, गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है जी। तो अगर नर का मेरे स्कूल क्रोमोसोम गुणसूत्र मादा के मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान समझिए, नर का मेरे स्कूल एक्स क्रोमोसोम मेरे स्कूल, और आपका मेरे स्कूल नर का एक्स गुणसूत्र और मेरे स्कूल मादा का एक्स गुणसूत्र जब मिलेगा तो मेरे स्कूल क्या पैदा होगा जी, तो पैदा होगा मेरे स्कूल लड़की। क्या पैदा होगा जी, तो लड़की पैदा होगा जी। समझ गए। और जब मेरे स्कूल नर का बाई क्रोमोसोम और मादा के मेरे स्कूल एक्स क्रोमोसोम जब मिलेगा तो क्या पैदा होगा जी, तो कहेगा तब लड़का पैदा होगा, तब लड़का पैदा होगा जी। समझ रहे। क्या आप समझ रहे। मतलब जब सेक्स होता है मेरे स्कूल तो अंडाणु मेरे स्कूल क्या था, मेरे स्कूल अंडाणु से शुक्राणु मिलता है, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल जब नर का एक्स और मादा का बाई मिलेगा, ठीक है जी, मेरे स्कूल सॉरी, जब नर का एक्स और मादा का एक्स मिलेगा तो क्या पैदा होगा जी, लड़की। और जब नर का बाई और मेरे स्कूल मादा का एक्स मिलेगा तो क्या पैदा होगा जी, तो लड़का पैदा होगा। समझ रहे हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब आपको समझाते हैं मेरे स्कूल लिंग निर्धारण क्या समझाता है जी। तो लिंग निर्धारण आपको समझाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप ये समझते हैं ना मेरे स्कूल कि जो मेरे स्कूल नर होता है मेरे स्कूल उसमें मेरे स्कूल एक्स बाई क्रोमोसोम मेरे स्कूल गुणसूत्र होता है। और मेरे स्कूल जो लड़का जो मेरे स्कूल मादा होता है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है जी। तो बिल्कुल समझिए मेरे स्कूल ये नर है, ये मादा है, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल 44 गुणसूत्र क्या होता है जी, बिल्कुल समान होता है। और इसके पास एक्स और बाई है जी, ठीक है, एक्स गुणसूत्र और बाई गुणसूत्र है जी। मेरे स्कूल आप जानते हैं कि 44 गुणसूत्र क्या होते हैं जी, बिल्कुल समान होते हैं नर और मादा दोनों में जी। इसके पास एक्स एक्स क्या है जी, तो मेरे स्कूल गुणसूत्र है जी, ठीक है। अब इसको मेरे स्कूल दो भाग में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं जी। यहाँ पर 22 प्लस आपका एक्स, यहाँ पर 22 प्लस बाई जी,
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपको लिंग निर्धारण समझा रहे हैं जी, निर्धारण, ठीक है जी, लिंग निर्धारण। बिल्कुल मेरे बात को ध्यान से समझिए। अब इसको भी दो पार्ट में बांट दीजिए जी। तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, समझ गए, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम। अब मेरे इसको इससे मिला दीजिए जी, ठीक है। जब मिलाइएगा मेरे तो 22 दूनी 44 प्लस में आपका हो जाएगा एक्स एक्स जी। तो मेरे यहाँ पर क्या पैदा हुआ जी, यहाँ पर जो मेरे बच्चा पैदा होगा मेरे क्या होगा जी, तो कहेगा मेरे यहाँ पर होगा क्या जी, मादा। अब मेरे इसको फिर क्या से मिलाइए जी, तो फिर मेरे इससे मिलाइए जी, ठीक है। नर का मेरे इससे, अब मादा के इससे मिलाइए जी। तो यहाँ पर मेरे 22 दूनी 44 प्लस क्या होगा जी, एक्स एक्स होगा जी। तो यहाँ इसको क्या कहेंगे जी, यहाँ पर भी मेरे मादा मेरे पैदा होगा जी, समझ गए। अब मेरे इससे हम अब मिलाते हैं मेरे इससे जी। तो यहाँ पर मेरे 44 प्लस एक्स वाई जी। तो यहाँ पर क्या पैदा होगा जी, तो यहाँ पर मेरे नर पैदा होगा जी, समझ गए। फिर मेरे इससे हम और इससे मिलाते हैं जी, ठीक है। मेरे ये जो मेरे आप गुना जानते हैं ना मेरे बिल्कुल उसी तरह से है जी। मतलब मेरे जब ब्रैकेट में होता है तो मेरे एक 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 दोनों साथ है मल्टीप्लाई करते, तो उसी तरह से मेरे इसको आपको मेरे इसको इससे मेरे मिलाना है और इसको भी मेरे मिलाना है जी। फिर इसको भी इसको साथ में मिलाना है, इसको भी इसको साथ मिलाना है जी। तो 22 दूनी 44 प्लस में आपका एक्स वाई जी, ठीक है जी। तो ये मेरे यहाँ भी क्या होगा जी, नर मेरे में आपका पैदा होगा मेरे ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे, इसको भी नर कहेंगे, इसको भी नर कहेंगे, इसको मादा कहेंगे, इसको मादा कहेंगे जी। समझ रहे हैं मेरे बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब जानते हैं कि नर हो या मादा उसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है, समान होते हैं। मतलब 44 गुणसूत्र समान होते हैं जी, ठीक है जी। 44 प्लस एक्स 100 तो मेरे आपका क्या होगा जी, उसको क्या क्या बोलेंगे जी, तो कहेगा मादा जी, समझ रहे हैं मेरे ये 44 गुणसूत्र और 2 को 46। अब जानते हैं कि मनुष्य में मेरे 46 गुणसूत्र होते हैं जी, समझ गए। तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र है कि नहीं मेरे बिल्कुल है जी। तो ये मेरे आपका लिंग निर्धारण था जी, ठीक है। तो आपको इसी तरह से फिर मेरे करना है जी, ठीक है। इसी तरह से आपको लिंग निर्धारण मेरे आपको करना है जी, समझ गए। आपसे एक सवाल पूछा जाता है जी कि कैसे, कौन सा सवाल जी, क्या बता दें, बिल्कुल बता देंगे। मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए जी, पूछा जाएगा आपसे, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए जी। आपका 5 नंबर में सवाल आएगा जी। तो इसको बनाना है, ठीक है। और साथ में जो हम आपको पॉइंट बताए थे गुणसूत्र के बारे में जी, उसको आपको मेरे एक जगह लिखना है जी कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 गुणसूत्र 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। 23वां जो जोड़ा गुणसूत्र हमारा होता है वो भिन्न होता है, ठीक है जी। और मेरे जो 22 जोड़े जो गुणसूत्र समान होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र समान होता है उसको हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और नर का एक्स, ठीक है जी, नर का एक्स और मादा का एक्स मिलने से लड़का पैदा होता है, और नर का वाई और मादा का एक्स मिलने से क्या होता है जी, लड़का पैदा होता है। इससे पहले लड़की पैदा होता था जी, ठीक है। सॉरी मैंने इससे हम जो पहले बोले हैं कि नर का एक्स और मादा का एक्स मिलने से लड़की पैदा होता है, ठीक है जी। और नर का एक्स और नर का वाई और मादा का एक्स मिलने से लड़का पैदा होता है, समझिए मेरे तो इसी तरह से आपको मेरे लिखना है जी, समझ गए। आपको लिख देना है जो आपको हम पॉइंट बताए थे, इस पॉइंट को मेरे एक जगह मेरे सभी को, ठीक है, मेरे मिलाकर, समझ गए बिल्कुल जी। और इसको आपको इसका मेरे जो ये इसको आपको क्या करना है, फिगर बना देना है ऐसा जी, समझ गए। तो आपका लिंग मनुष्य में लिंग मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए, आपका सवाल का जवाब मेरे आप दे दीजिएगा जी, समझ गए। इसको फिगर बनाना है और जो आपको पॉइंट बताएं उस पॉइंट को आपको
मेरे स्कूल जोड़ जोड़ कर लिख देना अपने लैंग्वेज में जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, समझ के बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे स्कूल ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ जी। मेरे स्कूल ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ जी। आपका कोई भी हम टॉपिक नहीं छोड़े इस चैप्टर में जी, हर एक टॉपिक को हम टच किए और आपको समझाएं जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल आप कहिएगा समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है जी। तो हम जो भी पॉइंट बताए ना जी, इस पॉइंट को क्या करना है आपको, मेरे स्कूल अपने लैंग्वेज में लिखना है जी, जोड़ जोड़ के। समझ रहे हैं? पहले लिखना है कि मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिससे मेरे स्कूल या मेरे स्कूल जिससे क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम कहा जाता है। और लिखेगा मेरे स्कूल को लिखना है मनुष्य में जो 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, या लिख सकते हैं नर और मादा दोनों में गुणसूत्र समान होते हैं। ठीक है जी, 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है जी, मतलब हम जितना पॉइंट लिखे मेरे स्कूल आपको हम बताएं ना, उसको आपको अपने लैंग्वेज में उसको क्या करना है जी, लिख देना है जी। समझ गए? बिल्कुल जी, समझ गए? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल ये आपका क्या होगा जी, चैप्टर आपका समाप्त हो गया जी। मेरे स्कूल आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा समझने में। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर मेरे स्कूल में भी आपका हम रिप्लाई देंगे जी। नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाएंगे जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो मेरे स्कूल अब आपका बच गया बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जी, उसको भी हम मेरे स्कूल कोशिश करेंगे 2 क्लास में समाप्त करने के मेरे स्कूल। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा मेरे स्कूल। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।